गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम एशिया पढ़ रहे थे, तो बीए पार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एशिया का अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज पैटर्न। तो देखिए, एशिया महाद्वीप में आपको पता है कि अपवाह तंत्र का बहुत ही महत्व है ना, क्योंकि इस एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसके बावजूद इतनी बड़ी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए कृषि के करने हेतु हमें पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस जल अपवाह तंत्र का काफी महत्व। आपको पता है कि एशिया महाद्वीप में कई प्रकार की विस्तृत चोटियां हैं। विश्व के सबसे ऊंचे इसमें पर्वत हैं जिन पर बड़ी मात्रा में ग्लेशियर पाए जाते हैं। आपको पता है कि हिमालय पर्वत के जो ग्लेशियर है उनको तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत जो ग्लेशियर्स हैं इनसे कई नदियां निकलती हैं, कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, विशाल नदियां हैं जो इनसे निकलती हैं। तो आपके सामने जो मैप दिख रहा है, आप इसमें देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप का मैप बना हुआ है। इसमें सभी महाद्वीपों पे एशिया महाद्वीप में देखिए आपको भारत का, रूस का, चाइना का, अरब के कंट्रीज है उनका मैप आपको दिख रहा है। तो देखिए, जो एशिया का मुख्यतः जो अपवाह तंत्र है वो मुख्यतः 5 भागों में डिवाइडेड किया गया है ना। देखिए, पहला तो क्या है, आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र है। इसमें वे नदियां सम्मिलित की जाती हैं जो आर्कटिक महासागर में गिरती है। इसके बाद दूसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र वाला। तीसरा है प्रशांत तटीय वाला, है ना, जो प्रशांत महासागर में नदियां गिरती हैं। इसके बाद चौथा है आपका हिंद महासागर, पांचवा है आपका भूमध्य सागरीय। देखिए, इन सभी अपवाह तंत्र का अपने आप में काफी महत्व है। तो देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो अपवाह तंत्र वो है प्रशांत महासागर वाला और हिंद महासागर वाला। क्योंकि इस अपवाह तंत्र का इसलिए ज्यादा महत्व है क्योंकि इस अपवाह तंत्र पर काफी बड़ी मात्रा में जो है जनसंख्या अपनी कृषि के लिए इस जल की राशियों पर निर्भर करती है। इसी वजह से इसका अधिकांश महत्व है। तो देखिए, सबसे पहला है आर्कटिक अपवाह तंत्र, है ना। तो देखिए, आर्कटिक अपवाह तंत्र है, मैंने आपके सामने चित्र बना रखा है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो आर्कटिक अपवाह तंत्र है ये उत्तरी भाग में एशिया के पाया जाता है और इसकी प्रमुख नदियां हैं वो है ओब, यनीसी और लीना। तो यहाँ पर ये नदियां जो हैं वो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, क्योंकि उसमें क्या है, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक सागर है ना। तो ये नदियां सारी कहाँ गिरती हैं? उत्तर में इस आर्कटिक सागर में गिरती हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर ये पूरी सतह जो परमाफ्रास्ट की सतह है और वर्ष के अधिकांश भाग ये जगह पूरी जमी रहती है बर्फ से। तो इसी वजह से यहाँ पर काफी दलदल पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जल है एक तो निचला भाग है, दूसरी बात यह है कि यहाँ दलदल पाए जाते हैं और यहाँ बर्फ जमी रहती है। तो इन जो आर्कटिक प्रवाह की नदियां हैं इनका कोई भी व्यापारिक रूप से महत्व नहीं है ना। तो इसी वजह से कोई बेहद कम तापमान होने की वजह से और असतत इन नदियों के जमे रहने की वजह से इनका कोई भी कृषि के लिए या व्यापारिक महत्व इनका नहीं है। तो इस अपवाह तंत्र का यहाँ पर कोई भी इंपोर्टेंस नहीं है। तो ये है आर्कटिक सागर वाला अपवाह तंत्र। इसके बाद देखिए, दूसरा है जो है वो आंतरिक अपवाह तंत्र, है ना। तो देखिए, ये आंतरिक अपवाह तंत्र है, ये एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है ना। 80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला है। देखिए, इस आंतरिक अपवाह तंत्र में कोई भी बड़ी नदी नहीं है, केवल छोटी छोटी नदियां हैं यहाँ पर, है ना। तो बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं, है ना। परंतु इस आंतरिक अपवाह के अंतर्गत जो है अधिकांश नदियां वे नदियां हैं जो बेहद छोटी हैं और जो उत्पन्न होती हैं या तो उनको वर्षा से जल प्राप्त होता है या फिर उनको ग्लेशियरों से पिघलने से, पहाड़ों से जो जल प्राप्त होता है। तो ये नदियां इतनी बड़ी नहीं होती हैं, इसलिए ये वही रेतीली भूमि पर मध्य एशिया की में हो जाती हैं। और एक आधी नदी ऐसी है जो वर्षा जब बहुत ज्यादा पड़ गई या बारिश या फिर पिघलाव से उसको ज्यादा जल प्राप्त हो गया तो वो बढ़ जाती है, नहीं तो अधिकांश नदियां इस आंतरिक भाग में ही हो जाती हैं। तो इसमें आपको पता हो अरल झील है, अरल सागर में 2 नदियां गिरती हैं आपकी, है ना। अरल सागर में भी कुछ नदियां गिरती हैं इसमें, है ना, जिसमें क्या है अमू नदिया और शिव नदिया, 2 नदियां ऐसी हैं जो अरल सागर में यहाँ गिरती हैं। अरल सागर है, अरल झील भी कहते हैं इसको। तो देखिए, इस आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत जितनी भी जो जल राशियां हैं उसमें झीलों का सबसे ज्यादा महत्व है। और यहाँ पर आपको पता होगा कैस्पियन सागर है, कैस्पियन झील है, अरल सागर झील है और उसके बाद बालकस झील है,
जो इस आंतरिक अपवाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ के लोगों के लिए भी अर्थव्यवस्था में काफी इंपोर्टेंस स्थान रखती है। हालांकि जो कैस्पियन सागर है इसका जल खारा है, अरल सागर इसका भी जल ज्यादा खास अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी आंतरिक अपवाह में इन झीलों का पर्याप्त महत्व है। इसके बाद देखिए तीसरा जो है अपवाह तंत्र वो है प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग विश्व की काफी लंबी लंबी नदियां जो है इस प्रशांत महासागर में गिरती हैं। इसमें चीन की जो है कई सारी नदियां हैं जिनमें याकुंग की क्या हो गया, यांगत्जे नदी है ना, हुआंगहो नदी है जो पीले सागर में गिरती है, इसको चीन का सोफी कहते हैं। तो देखिए इस भाग में प्रशांत महासागरीय भाग में रेड नदी भी है जो टोंकिंग की खाड़ी में गिरती है, गल्फ ऑफ टोंकिंग में गिरती है। तो कई सारी नदियां ऐसी हैं जो बहुत ही विश्व की लंबी नदियां हैं, है ना, और जो प्रशांत महासागर में गिरती है। इन नदियों का काफी व्यापारिक महत्व है क्योंकि ये चीन के एक बड़े भूभाग से गुजरती हैं और इन नदियों ने काफी डेल्टा भी बनाए। तो यांगत्जे नदी का डेल्टा है जो चीन में है, वो डेल्टा में जनसंख्या घनत्व काफी मिलता है और बड़ी मात्रा में जो है कृषि के लिए उस डेल्टा का प्रयोग किया जाता है। चावल की खेती के लिए यांगत्जे डेल्टा का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए और इसके अलावा फिर हुआंगहो नदी है, तो हुआंगहो नदी में भी बड़ी मात्रा में खेती बाड़ी की जाती है। हालांकि उसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और वो आपको पता होगा कि जो हुआंगहो नदी है उसे पीली नदी भी कहते हैं और ये चीन के मिट्टी वाले क्षेत्र से बहकर आती है, इसलिए इसमें काफी मात्रा में कटाव होता है और ये अपने जो है बाढ़ के लिए भी बहुत फेमस है। हर साल जो हुआंगहो नदी होती है वो क्या करती है ना, मार्ग परिवर्तन कर लेती है। मार्ग परिवर्तन करने से क्या होता है यहाँ पर, इसे चीन का शोक भी कहते हैं। तो प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र में ये काफी महत्वपूर्ण नदियां जिसमें यांगत्जे है ना, और आपकी हुआंगहो है ना, सिक्यांग है ना, आमूर है, मीनाम है ना, और कौन सी नदियां हैं इसमें, ये इसकी मुख्य नदियां हैं, है ना। इसके बाद देखिए हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र। देखिए हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र का बहुत महत्व है क्योंकि इसमें काफी बड़ी मात्रा में जनसंख्या निवास करती है भारतीय, है ना। इस अपवाह तंत्र में देखिए काफी महत्वपूर्ण नदियां आती हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है ना, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां यमुना है, गंगा है, सिंधु नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा यमुना, ताप्ती और नर्मदा नदियां हैं, कावेरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है। इतनी सारी नदियां हैं कि ये हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन सभी नदियों का जल जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसका कि कृषि में बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है और भारत के लिए तो इस अपवाह तंत्र का काफी महत्व है ना। तो देखिए इसमें क्योंकि क्या होता है कि इसमें जो कावेरी नदियां हैं, गोदावरी नदियां हैं, सिंधु नदी है या ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, इनके डेल्टा वहां काफी फेमस है और ये अपने आप में विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों से होकर के बहती हैं और प्रतिवर्ष इन नदियों से क्या है उपजाऊ मिट्टी भी आती है जिससे क्या है ये क्षेत्र पूरे उपजाऊ बने हुए हैं। तो इस अपवाह तंत्र का भी काफी महत्व है। इसके बाद देखिए भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र है ना। देखिए इस भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र में कोई ज्यादा खास कोई इसका महत्व नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी बड़ी नदी नहीं गिरती है भूमध्य सागर में, है ना। केवल इसके अपवाह क्षेत्र में आपको पता है इजराइल है, जॉर्डन है, सीरिया है, ये सब आते हैं, टर्की है। केवल टर्की की ही एक दो नदियां हैं जो इस भूमध्य सागर में गिरती हैं। मैं आपको बता दूं उनके नाम क्या हैं, उसमें मनीषा और मेंडेलिस दो प्रमुख नदियां हैं जो भूमध्य सागर में गिरती हैं और बाकी के अलावा इसमें इस भूमध्य सागर के अपवाह तंत्र में कोई भी महत्वपूर्ण नदी नहीं है, ना कोई इतनी बड़ी नदी है जो इसमें गिरती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो एशिया का अपवाह तंत्र है उसका अपने आप में पर्याप्त महत्व है, परंतु यहाँ पर जो अपवाह तंत्र है उसमें पर्याप्त विरलता भी पाई जाती है। जहाँ आंतरिक भाग में जो है अपवाह तंत्र इतना विक्षुब्ध पाया जाता है कि किनारों पर जो है या हिंद महासागर की ओर या प्रशांत महासागर की ओर देखें तो इसमें काफी मात्रा में बड़ी बड़ी नदियां पाई जाती हैं और इस अपवाह तंत्र का अपने आप में काफी महत्व भी है ना। तो ये है एशिया का अपवाह तंत्र। इसके बाद हम कल देखेंगे एशिया की जलवायु। धन्यवाद।